नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा आपको कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहुंचिए। सूचना समाप्त, अब बढ़ते हैं शो की तरफ। आज शो की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से, जहां एक बार फिर से मजहब के नाम पर उन्मादी भीड़ ने हिंदू घरों और एक मंदिर को अपना निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी कहानी शुरू हुई 21 साल के एक लड़के की फेसबुक पोस्ट से, जिसमें हजरत मोहम्मद की तौहीन की गई थी। क्या है पूरा मामला, जानेंगे शो के पहले हिस्से में। बांग्लादेश के बाद आपको लेकर चलेंगे ब्रिटेन, जहां मुल्क के नए रहनुमा की खोज जारी है। वोटिंग के 2 दौर के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है जादूगर रह चुकी एक पूर्व मंत्री से। आज यानी सोमवार 18 जुलाई को तीसरे दौर की वोटिंग शुरू होनी है। जानेंगे सुनक की आगे की राह कैसी होने वाली है, आसान या फिर मुश्किल। कौन है दूसरे उम्मीदवार जो ऋषि सुनक की राह में अड़ंगा डाल सकते हैं? तीसरे राउंड से पहले हुई टीवी डिबेट में क्या हुआ और सट्टा बाजार का क्या हाल है, जानेंगे बड़ी खबर के दूसरे हिस्से में। इन खबरों के अलावा श्रीलंका से आ रहे अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। मुल्क की जनता अपने राष्ट्रपति का इस्तीफा दिलवाने में सफल हो गई, अब आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अपडेट्स पर भी एक नजर डालेंगे। साथ ही जानेंगे एक बिल के बारे में। अमेरिकी संसद में पास हुए इस बिल में भारत के लिए एक अच्छी खबर है। तो शुरुआत करते हैं बांग्लादेश में हुई धार्मिक हिंसा से। मैप पर एक नजर डालिए। प्रशासन के लिहाज से बांग्लादेश 8 हिस्सों से मिलकर बना है। बांग्लादेश में इन्हें विभाग कहा जाता है। बांग्लादेश के 8 विभागों के नाम है रंगपुर, मेमनसिंह, चटगांव, राजशाही, ढाका, बारिसाल, सिलहट और खुलना। हर विभाग के अंदर आते हैं जिले और जिले में छोटी इकाई होती है उपजिला। आकार के हिसाब से खुलना बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा विभाग है, जिसमें 10 जिले आते हैं। खुलना के एक जिले का नाम है नरैल। नरैल के अंदर 3 उपजिले हैं, नरैल सदर, कालिया और लोहागढ़। यहाँ की कुल जनसंख्या है 7,21,000, जिनमें 18.65% हिंदू हैं। हिंसा का ताज़ा मामला नरैल के लोहागढ़ जिले से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार 15 जुलाई को जुम्मे की नमाज के बाद लोहागढ़ में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई। ये सब लोग मिलकर दिघालिया बाजार इलाके में पहुंचे। भीड़ ने देखते ही देखते इलाके में हिंदू घरों पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार भीड़ का आक्रोश का कारण थी एक फेसबुक पोस्ट। 21 साल के आकाश साहा ने कथित तौर पर हजरत मोहम्मद की तौहीन की थी, जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। दिघालिया बाजार में आकाश के पिता अशोक साहा की परचून की दुकान है। भीड़ ने सबसे पहले इसी दुकान को निशाना बनाया। इसके बाद भीड़ आकाश के घर पहुंची और घर के एक हिस्से को आग लगा दी। इसके बाद भीड़ ने एक मंदिर को भी निशाना बनाया। मंदिर में घुसकर इन लोगों ने वहां के फर्नीचर के साथ तोड़फोड़ की। इसके अलावा करीब दर्जन भर हिंदू घरों पर भी हमला हुआ। शाम तक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। इस दौरान आंसू गैस का सहारा भी लिया गया। जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया उनके बारे में पुलिस की तरफ से कहा गया कि शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन आकाश साहा के पिता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आकाश की खोजबीन की, लेकिन वो तब तक फरार हो चुका था। 17 जुलाई यानी कल रविवार को पुलिस ने आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया। उसे खुलना के दुमुरिया उपजिले से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। द डेली स्टार अखबार के अनुसार इस हमले के बाद स्थानीय हिंदू परिवारों में दहशत का माहौल है। ऐसा ही एक परिवार है दीपाली राणा साहा का। दीपाली पूर्व में दिघालिया यूनियन परिषद की मेंबर रह चुकी हैं। अखबार के साथ बातचीत में उन्होंने बताया, पहले एक भीड़ आई, उन्होंने हमारा सारा कीमती सामान लूट लिया। इसके बाद दूसरी भीड़ आई, घर में कुछ बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने घर को आग लगा दी। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार दिघालिया में अधिकतर हिंदू परिवार घर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ बुजुर्ग बचे हुए हैं और वो भी डर के साए में रह रहे हैं।
प्रशासन की तरफ से गांव में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है ना ये पहली घटना है ना आखिरी होने वाली है। नरेल से आने वाले बांग्लादेश के एमपी का नाम आपको सुना हुआ लगेगा, मशरफे मुर्तजा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें मदद का भरोसा दिया। हालांकि भरोसे का ये सिलसिला काफी लंबा और पुराना हो चुका है। लीगल राइट्स ग्रुप आइनो सलिश के अनुसार बांग्लादेश में पिछले 8 सालों में हिंदुओं पर 3679 हमले हो चुके हैं। एक महीने में नरेल में सांप्रदायिक तनाव की दूसरी घटना है। इससे पहले 12 जून को खुलना विभाग के बागेरहाट जिले में ऐसी ही एक घटना हुई थी। तब एक हिंदू युवक के घर पर हमला कर उसे जला डाला गया था। युवक पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद युवक और उसके परिवार को घर छोड़कर भागना पड़ा था। पिछले सालों में बांग्लादेश में सांप्रदायिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिनका निशाना बनते हैं अल्पसंख्यक हिंदू। पिछले साल अक्टूबर में हुई दुर्गा पूजा समारोह के दौरान पंडालों में तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों पर हमले की खबर आई थी। बांग्लादेश में नवरात्रि के लिए लगाए गए पंडाल को कट्टरपंथियों ने तहस नहस कर दिया था। घटना ढाका से 100 किलोमीटर दूर चांदपुर जिले में हुई थी। कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला किया था। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा में 4 लोगों की मौत और 50 लोगों के घायल होने की खबर आई थी। तब भी मामला ईश निंदा से ही जुड़ा हुआ था। कहा गया कि एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान का अपमान किया गया। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बवाल मच गया। 13 से 19 अक्टूबर तक चली हिंसा में 11 से अधिक लोगों की हत्या हुई और 50 से अधिक मंदिरों को तोड़ दिया गया था। इसके बाद इसी साल मार्च में 500 लोगों की भीड़ ने ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया। हमले में मंदिर में तोड़फोड़ की गई और मंदिर परिसर में रखी गई कीमती चीजों को लूट लिया गया था। इस हमले में एक व्यक्ति के मरने की भी खबर आई थी। तमाम घटनाओं के बाद शेख हसीना सरकार की तरफ से कड़े कदम का आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन पर कितना अमल हुआ ये सबके सामने है। ताज़ा घटनाक्रम के बाद भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से शांति की बात कही गई है। हालांकि किसी को पकड़ना तो दूर, पुलिस अब तक आरोपियों की शिनाख्त तक नहीं कर पाई है। बांग्लादेश के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हुए चलते हैं ब्रिटेन की ओर। यहाँ मुल्क के नए रहनुमा की खोज जारी है। पहले संक्षेप में जान लेते हैं अब तक हुआ क्या। 7 जुलाई को बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अगले लीडर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले 2 दौर की वोटिंग में सबसे ज्यादा मत मिले भारतीय मूल के ऋषि सुनक को। सुनक बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में वित्त मंत्री रह चुके हैं और शुरुआत से ही माना जा रहा था कि वो मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। ऐसा हुआ भी। सोमवार यानी आज तीसरे राउंड की वोटिंग होनी है। आज की वोटिंग के बाद सिर्फ 4 लोग पद के दावेदार रह जाएंगे। पहले 2 राउंड में लगातार सबसे ज्यादा वोट पाने के बाद सुनक का हौसला बुलंद है। हालांकि रेस अभी लंबी है। भारतीय मूल का पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के लिए सुनक के सामने 4 लोग खड़े हुए हैं। सुनक को टक्कर देने वाली सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं पेनी मॉर्डांट। कौन है ये, जरा इनकी कहानी पर भी नजर डाल लेते हैं। नौसैनिक परिवार में जन्मी पेनी मॉर्डांट का नाम एक ब्रिटिश बैटलशिप HMS पेनेलोपी पर रखा गया था। बड़ी होकर पेनी मॉर्डांट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में नौकरी की। आगे चलकर मशहूर ब्रिटिश जादूगर विल एलिंग की सेक्रेटरी भी बनी। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़ी और पार्टी के यूथ विंग की लीडर चुनी गई। साल 2003 में उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से अपना पहला चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। इसके बाद साल 2010 में पोर्ट्समथ नॉर्थ से चुनाव जीती और ब्रिटिश संसद तक पहुंची। 2015 में मॉर्डांट को आर्म्ड फोर्सेस मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। ये पद हासिल करने वाली वो पहली महिला थी। साल 2019 में उन्होंने ब्रिटेन की पहली महिला रक्षा मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। बोरिस जॉनसन की सरकार में उन्होंने ट्रेड मिनिस्टर का पद संभाला था। ये तो हो गई मॉर्डांट के रिकॉर्ड की बात। इनकी पॉलिटिक्स क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी में मॉर्डांट के सहयोगियों का मानना है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे के नक्शे कदम पर चलती आई हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के अधिकतर नेताओं की तरह मॉर्डांट भी ब्रेक्सिट की समर्थक रही हैं। मॉर्डांट को कंजर्वेटिव पार्टी के रबर चिकन सर्किट का हिस्सा माना जाता है। रबर चिकन एक तंज है जो नेताओं के सम्मेलन में मिलने वाले खाने के लिए उपयोग होता है। रबर चिकन सर्किट यानी वो नेता जो अलग अलग सम्मेलनों में जाकर भाषण देते हैं। जानकारों के अनुसार संसद के अंदर मॉर्डांट समर्थक कम है, लेकिन संसद के अंदर ऋषि सुनक जैसी पकड़ रखते हैं, वैसी ही पकड़ मॉर्डांट संसद के बाहर पार्टी मेंबर्स के बीच रखती हैं।
ये बात बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के लिए होने वाले आखिरी राउंड की वोटिंग में पार्टी के 2 लाख मेंबर्स वोट डालेंगे। वहां पार्टी मेंबर्स के बीच पकड़ से ही तय होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ब्रिटेन के अखबारों में मॉर्डान का यही गेम प्लान बताया जा रहा है। वो आखिरी राउंड से पहले किसी भी तरह बस टॉप 2 में बने रहना चाहती हैं। मॉर्डान के इस गेम प्लान का बयान सट्टा बाजार भी कर रहा है, जहां मॉर्डान की जीत की ज्यादा संभावना बताई जा रही है। मॉर्डान ने वादा किया है सरकार में आते ही वो तेल पर लगने वाले टैक्स पर कटौती करेंगी और महंगाई पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाएंगी। मॉर्डान के बाद अब बाकी उम्मीदवारों के बारे में भी जान लेते हैं। रेस में भी तीसरे नंबर पर हैं लिज ट्रस, जिनके पास सरकार में काम करने का मॉर्डान और सुनक से ज्यादा अनुभव है। 2010 से संसद की सदस्य हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और थेरेसा की कैबिनेट का हिस्सा रह चुकी हैं। वर्तमान में ट्रस विदेश मंत्री के पद पर काबिज हैं। दूसरे राउंड की वोटिंग में ट्रस को 64 वोट मिले थे। प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने तत्काल कर कटौती की घोषणा की है। चूंकि महंगाई ब्रिटेन में सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए सभी उम्मीदवारों ने महंगाई पर काबू पाने का वादा किया है। लिज ट्रस के बाद अगले नंबर पर हैं केमी बडिनोच। लेवलिंग उप मंत्री रह चुकी केमी मूल रूप से नाइजीरिया की हैं। दूसरे राउंड में उन्हें 49 वोट मिले थे। जानकारों का कहना है कि अगले राउंड में केमी बाहर हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डांट उनके हिस्से के वोटों को अपनी तरफ लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। 5वें और आखिरी नंबर पर हैं टॉम टुगैडहर, जिन्हें दूसरे राउंड में सिर्फ 32 वोट मिले थे। पांचों उम्मीदवारों की हिस्ट्री जानने के बाद इस वीकेंड हुए घटनाक्रम को जानते हैं। सोमवार के 5वें राउंड की वोटिंग के पहले पांचों उम्मीदवारों के बीच एक टीवी डिबेट हुई। वोटिंग से पहले अपनी बात रखने का ये मौका था। सुनक चूंकि सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे ज्यादा निशाने पर भी वही आए। कुछ महीने पहले सुनक की पत्नी अक्षता का नाम खबरों में आया था। सुनक ने बताया था कि टैक्स बचाने के लिए अक्षता ने ब्रिटिश नागरिकता नहीं ले रखी है। टीवी डिबेट की शुरुआत से ही तमाम उम्मीदवारों ने इस बात पर सुनक पर निशाना साधा। रेस में तीसरे नंबर पर चल रही लिज ट्रस सबसे ज्यादा हमलावर नजर आई। लिज ने सुनक के टैक्स बढ़ाने के प्लान को बकवास बताया। वहीं पेनी ने कहा लोग पहले से महंगाई से परेशान हैं और सुनक टैक्स बढ़ाकर और परेशानी बढ़ाना चाहते हैं। पूरी बहस के दौरान महंगाई का मुद्दा प्रमुख रहा। वहीं कुछ मुद्दे थे जिन पर सभी सहमत थे। जब पूछा गया कि क्या वो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अपनी कैबिनेट में हिस्सा देंगे, सभी ने ना में हाथ उठाया। एक सवाल ये भी कि क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद आम चुनाव करवाएंगे, इस पर भी सभी ने नहीं में जवाब दिया। जनता क्या कह रही है ये भी जानते हैं। जेल पार्टनर्स की तरफ से किए गए एक पोल में 49% लोगों ने कहा कि सुनक एक बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। इस पोल में सिर्फ उन लोगों की राय ली गई थी जिन्होंने 2019 चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दिया था। इस पोल के अनुसार फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस 39% के साथ लोगों की दूसरी पसंद थी। वहीं पेनी मॉर्डान को इस पोल में 33% लोगों ने बेहतर उम्मीदवार बताया। जनता की राय के बाद जानते हैं आज क्या होगा। कंजर्वेटिव पार्टी के 358 सदस्य तीसरे राउंड की वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद एक और उम्मीदवार रेस से बाहर हो जाएगा या जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार संभवतः बुधवार तक आखिरी 2 उम्मीदवारों का फैसला हो जाएगा, जिसके बाद पार्टी के 2 लाख मेंबर्स के बीच वोटिंग होगी। आखिरी वोटिंग से पहले उम्मीदवार अपने लिए वोट जुटाने के लिए देश भर का दौरा करेंगे। अगर सब कुछ ठीक टाइम टेबल से चला, 5 सितंबर तक ये तय हो जाएगा कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ब्रिटेन से जो भी अपडेट आएंगी वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल चलते हैं आज की सुर्खियों पर। आज की पहली सुर्खी है श्रीलंका से। श्रीलंका में जब प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी तो एक नारा लगता था गो गोटा होम, यानी गोटाबाया घर जाओ। गोटाबाया घर तो नहीं पहुंच पाए बल्कि मालदीव होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे। इस बीच कल यानी रविवार को श्रीलंका में प्रदर्शन का 100वां दिन था। जनता राष्ट्रपति को हटाना चाहती थी, सो हटा दिया, लेकिन आगे क्या। प्रदर्शनकारियों की तरफ से मुख्य सरकारी बिल्डिंग्स को खाली कर दिया गया है, लेकिन वो रानिल विक्रमसिंघे के अगले राष्ट्रपति बनने की संभावना से खुश नहीं। AFP से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों के प्रवक्ता ने कहा, प्रदर्शन में शामिल गुटों से हम बात कर रहे हैं ताकि प्रदर्शन को रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ मोड़ा जाए। इस बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक रविवार देर रात जारी एक सरकारी नोटिस में इसकी जानकारी दी गई। नोटिस में कहा गया कि देश में आर्थिक संकट के मद्देनजर कानून व्यवस्था और जरूरी चीजों की सुचारू आपूर्ति के लिए 18 जुलाई से आपातकाल लगाया जा रहा है। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच पिछले 4 महीने में चौथी बार देश में इमरजेंसी लगा दी गई है।
चुनाव का क्या, ये भी बताते हैं। 20 जुलाई को श्रीलंका में होने वाले चुनाव अभी से ऐतिहासिक हो गए हैं। श्रीलंका के पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि संसद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सीक्रेट वोट कर रही है। इससे पहले हमेशा जनता के वोट से ही राष्ट्रपति चुना जाता रहा है। 1993 में भी एक बार ऐसा मौका आया था जब राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते राष्ट्रपति की सीट कार्यकाल पूरा होने से पहले ही खाली हो गई थी। तब भी राष्ट्रपति संसद द्वारा चुना गया था, लेकिन तब कोई सीक्रेट वोटिंग नहीं हुई थी, बल्कि संसद ने एक मत से नए राष्ट्रपति का नाम पारित किया था। 20 जुलाई को होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी SLPP की तरफ से मुख्य उम्मीदवार हैं रानिल विक्रमसिंघे। 225 की संख्या वाले सदन में SLPP के पास 100 सांसद हैं, वहीं विपक्ष से उम्मीदवार हैं सजीत प्रेमदासा। इसके अलावा 2 और उम्मीदवार हैं अनुराग कुमार दिसानायके और डलस अल्हापरुमा। दिसानायके मार्क्सवादी JVP पार्टी के नेता हैं और डलस अल्हापरुमा SLPP से अलग होकर पर्चा भर रहे हैं। श्रीलंका के बाद चलते हैं आज की दूसरी सुर्खी पर। आज की दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिकी संसद ने एक संशोधन पास किया है। संशोधन का ताल्लुक काटसा प्रतिबंधों से है। क्या है काटसा और नए संशोधन से भारत को क्या फायदा होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। पहले बात काटसा की। पूरा नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट है। अमेरिका ने जनवरी 2018 में इस एक्ट को लागू किया था। क्या था इस एक्ट में? इस एक्ट के तहत अमेरिका उन देशों पर सेक्शन लगा सकता है जो उसके दुश्मनों के साथ व्यापार में शामिल होंगे। अमेरिका के दुश्मन कौन? ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया। काटसा कानूनों को विशेष तौर पर डिफेंस डील रोकने के लिए लाया गया था। अब भारत में हुआ घटनाक्रम देखिए। अक्टूबर 2018 में भारत और रूस के बीच एक डील हुई। इस डील में तय हुआ कि भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 मिसाइलें खरीदेगा। इस डील के बाद भारत रूस के बीच पहले से चल रही थी। इस डील की भनक अमेरिका को भी लग चुकी थी। जब 2018 में दोनों देशों के बीच डील साइन की गई तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन डील साइन हो गई। वक्त के साथ अमेरिका में सरकार बदली, लेकिन रूस भारत की इस डील पर अमेरिका खुश नजर नहीं आ रहा था। अमेरिका में लगातार इस बात पर चर्चा चल रही थी कि भारत पर काटसा प्रतिबंध लगाया जाए या फिर नहीं। अमेरिका प्रतिबंध लगाता तो दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते, नहीं लगाता तो काटसा का कोई मतलब नहीं रह जाता था। भारत पहले से ही ये बात स्पष्ट कर चुका है कि रूस के साथ इस डील को लेकर वो किसी भी भारी दबाव में नहीं आएगा। ऐसे में एक नया रास्ता अपनाया गया ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लोअर हाउस में भारतीय मूल के कांग्रेसमैन रो खन्ना ने काटसा को लेकर एक संशोधन पेश किया। अमेरिका के लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इस दौरान रो खन्ना ने कहा कि चीन की बढ़ती आक्रामकता के सामने अमेरिका को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत चीनी सीमा पर अपनी रक्षा कर सके। यह संशोधन जरूरी है। इसके बाद लोअर हाउस में 330 बनाम 99 के मत से संशोधन को पारित कर दिया गया। इस दौरान सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 को छोड़कर सभी सांसदों ने संशोधन के समर्थन में वोट किया। हालांकि इस बिल के रास्ते में अभी एक चरण और बाकी है। निचले सदन की मंजूरी के बाद बिल ऊपरी सदन यानी सेनेट तक जाएगा। वहां पास होने के बाद ही ये संशोधन पक्का हो पाएगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी यूक्रेन से है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने देश की सुरक्षा एजेंसी SBU के मुखिया और प्रोसिक्यूटर जनरल को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने गद्दारी के आरोप में ऐसा फैसला लिया है। उनका कहना है इन 2 शक्तिशाली संगठनों में कई ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा, इस तरह के अपराध देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इनके मुखिया पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। उन्हें हर सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 60 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो युद्ध में रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिन 2 अधिकारियों को हटाया गया है उनके नाम इवान बकानोव और इरियाना वेनेदिक्तोवा है। अभी तक इन दोनों की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। बकानोव की बर्खास्ती एक बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की और बकानोव बचपन के दोस्त हैं। साल 2019 में जब ज़ेलेंस्की चुनाव जीतकर देश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बकानोव को SBU का मुखिया नियुक्त किया था। उनके इस फैसले पर देश में जमकर बवाल भी हुआ था। विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि बकानोव इस पद के लिए योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की अपने फैसले से पीछे नहीं हटे थे। अगला अपडेट यूरोपीय यूनियन से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय यूनियन ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लगातार यूक्रेन का साथ बनाए रखा। इसके लिए यूरोपीय यूनियन को बड़ी आर्थिक हानि भी हुई, लेकिन फिर भी यूक्रेन को मदद जारी रखी गई। 18 जुलाई को यूरोपीय यूनियन के मंत्रियों की तरफ से एक बयान में कहा गया कि यूरोपीय यूनियन अब भी यूक्रेन की सहायता करेगा, भले ही
इन 5 महीनों के युद्ध में यूरोपीय यूनियन को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। बयान में यह भी कहा गया कि यूक्रेन की सहायता के लिए यूनियन की तरफ से 500 मिलियन यूरो माने करीब 40 अरब रुपए की सहायता जल्द भेजे जाने की तैयारी है। अब तक यूनियन की तरफ से यूक्रेन को कुल 2 बिलियन यूरो की सहायता दी जा चुकी है। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।